हेलो, अभी आवाज आ रही? अभी आवाज आ रही मेरी? थम्स अप कर दे कोई। हेलो। आवाज आ रही? थम्स अप कर दे। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज एनीवन थम्स अप। ओके, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी लेट हो चुका है। गायत्री महामंत्र के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी के भीतर के ईश्वर को मेरा नमस्ते। आप सभी जहाँ कहीं भी हैं अपने मन से प्रार्थना करें कि हे मन, आप जहाँ कहीं भी हैं वो इस स्थान पे अवस्थित हो, आज के सत्र का लाभ उठाए। इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms, open your eyes and touch your mouth. आज का हमारा विषय है योगा ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 महीने की होती है, सबको पता है। इस पूरे प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है। ये समय जो होता है वो प्रत्येक स्त्री के लिए बहुत ही अनुपम, सुंदर, एक्साइटमेंट वाला समय होता है। लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ साथ प्रत्येक महिला को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके शरीर में बहुत सारी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, उनके मना मस्तिष्क पे चेंज, उनकी शारीरिक, फिजिकल, मेंटली, स्पिरिचुअल हर लेवल पे वो चेंज आता है। उस चेंज को फील करने के लिए बहुत सारी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है कि उसको अपने एक्साइटमेंट के साथ कैसे जिया जाए, कैसे अपने और अपने फीटस का, अपने आने वाले बेबी का ध्यान रखा जाए। इसके लिए बहुत सारी बातें होती है और इन तीनों ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर को बताया जाता है, क्योंकि ये पहला अनुभव होता है किसी भी महिला का, किसी भी स्त्री का जो होता है वो पहला अनुभव होता है। वो फर्स्ट 3 मंथ होता है, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है जिस समय जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें प्रॉपर नींद लेने के लिए बोला जाता है। समय से जागना, समय से सोना, प्रॉपर डाइट, सभी चीज़ों को फॉलो करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि ये 3 महीने जो ऐसे होते हैं उसमें अबॉर्शन होने के, मिसकैरेज होने के चांसेस बने रहते हैं। इसीलिए इस 3 मंथ को इम्पॉर्टेंट बोला जाता है कि यदि ये 3 मंथ को अच्छे से कैरी कर लिया गया तो आगे के मंथ आसानी से कटते हैं। अब आज हम योग की बात करने बैठे हैं कि योग के द्वारा कैसे क्योर करें या फिर कैसे अपनी रक्षा करें। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या ज़रूरी है। मीन्स योग के द्वारा तो हम इसको ठीक करेंगे ही, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, जैसे आसन के अलावा
प्राणायाम की बात करें तो लेवल हाई होते जाता है। मेडिटेशन की बात करें तो आसन से बेनिफिट प्राणायाम होता है, प्राणायाम से ज़्यादा बेनिफिशियल मेडिटेशन होता है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए कि किस प्रकार वो अपना और अपने बेबी का ध्यान रखे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं उनकी थोड़ी सी डेली रूटीन के बारे में बताना चाहूँगी कि उनका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और डाइट कैसा होना चाहिए, कैसा डाइट लेना चाहिए। तो उनको सबसे पहले सोने और जगने का ख्याल रखना चाहिए कि कब सोना है, कब जगना है। प्रॉपर 7 से 8 घंटे का नींद लेना है। दिन में भी यदि उनकी सोने की इच्छा हो रही है तो वो पावर नैप ले सकते हैं। पावर नैप क्या होता है कि 15-20 मिनट, आधे घंटे की नींद दिन में भी वो ले सकते हैं। इसके अलावा यदि डाइट की बात करें तो उनका डाइट में प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, ये चीज़ें होना चाहिए। कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का जो हमारे गर्भ में है उसका विकास हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है। तो जो वो विकास हो रहा है वो अच्छे से हो, इसके लिए हमें अच्छे डाइट की ज़रूरत होती है। तो जो भी हम खाना लें कैल्शियम युक्त हो, फॉलिक एसिड हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, इस तरह के डाइट को लेना है। साथ ही खाने की मात्रा से ज़्यादा खाने की क्वालिटी पे ध्यान देना है। मीन्स क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना है कि जो भी खाना खाया जाए वो क्वालिटी बेस्ड हो, जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान तला भुना, बाज़ार की चीज़, मसालेदार चीज़, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बताया जाता है। नॉनवेज, जो अंडे, मांस आदि खाते हैं, उनको भी कम करने के लिए बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें कम खाना है। आगे ये थी खाने की बात। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको कि अवॉइड करने के लिए बताया जाता है कि उसको छोड़ देना चाहिए। मीन्स ऐसी काम नहीं करना चाहिए। वो क्या है, तो जैसे भारी सामान उठाना या फिर डांस करना, योग प्रैक्टिस भी करे तो कम से कम, मतलब जितना हो सके, या फिर जब भी योग का अभ्यास करे तो अपने डॉक्टर का एडवाइस लेकर ही करे। यदि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तब भी ना करे, डॉक्टर एडवाइस दे तभी करना है योग का अभ्यास। तो मैं बता रही थी कि क्या नहीं करना है, तो डांस, भारी सामान नहीं उठाना है, डांस नहीं करना है, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं है, हिल्स नहीं पहनने होते हैं। साथ ही ट्रैवलिंग भी नहीं करना है, लंबा यात्रा भी करने के लिए मना किया जाता है। वैसे स्थान से दूर रहना है, जहाँ पे प्रदूषण है वहाँ पे नहीं जाना है, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है। ये चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी को नहीं करना चाहिए। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, जो कि आज का हमारा विषय है योगा। तो योग क्यों करें, योग किस लेवल पे सहायता करता है। सब लोग जानते हैं हाथ पैर हिला देना यही योगा है। नॉर्मली लोग इसी ही योगा कहते हैं कि हाथ पैर हिला दिया, टेढ़े तिरछा कर दिया, ये योग है। पर ये योग नहीं है, ये योग का एक अंग है जिसे हम आसन के रूप में जानते हैं। तो जो योग है वो प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ किया जाए तो ये ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअल लेवल पे भी सहायता करता है। जो योग है वो स्पिरिचुअल लेवल कहने का मतलब, मेंटल कहने का मतलब कि जो इस समय पे, ऐसे भी इस समय पे क्या नॉर्मली भी देखें तो आजकल लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जीते हैं। छोटी छोटी बातों पे लोगों को तनाव होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा होता है, उन्हें स्ट्रेस हो जाता है कि पता नहीं पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव किया है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये जो तनाव बना होता है, टेंशन बना होता है, इन चीज़ों में भी योग
बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही स्पिरिचुअल लेवल पे भी ये काम करता है। स्पिरिचुअल लेवल पे किस तरह से कि जैसा हम सोचते हैं और करते हैं वैसे ही संस्कार, वैसे ही चीज़ें हमारे बच्चे को गर्भ के अंदर ही वो सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने महाभारत में देखा होगा अभिमन्यु के तौर पर। जब चक्रव्यूह की बात हुई थी तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेद करना सीखा था, पर उसको खोलना मीन्स चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीखा था। ये क्या है, एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि बच्चे गर्भ के अंदर ही सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, उनका विकास अंदर हो जाता है। तो जैसा माँ करती है, जैसा कर्म वो करती है, जैसा वो सोचती है, अच्छे या बुरे जैसा भी वो थॉट रखती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके बच्चे का भी गर्भ के अंदर विकास होता है। और बड़े होकर क्रोध, ईर्ष्या, जिद्दी, हठीपन जो बच्चे में आता है वो माँ के गर्भ से ही आता है। जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे वर्तमान समय में है जो हम लोग कहते हैं कि समय बहुत ही मॉडर्न हो गया है, बच्चे पैदा होते के साथ ही मोबाइल और लैपटॉप के साथ पैदा होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल की जो लेडीज हैं वो बहुत ही मॉडर्न हो चुकी हैं। वो हमेशा या काम हो या ना हो मोबाइल में लगी रहती हैं, या फिर काम के साथ या बिना काम के साथ। तो बच्चे गर्भ में ही सीखते हैं इन चीज़ों को, तभी वो जन्म लेते के साथ ही मोबाइल और लैपटॉप चलाना सीख जाते हैं। वो जब 1 महीने 2 महीने के होते हैं तो उनको मोबाइल से प्यार होता है। खाना खिलाना हो, कपड़े बदलना हो तो उन्हें मोबाइल चला कर दिया जाता है ताकि वो उन चीज़ों को आसानी से कर ले, बिना रोए धोए कर ले। क्यों? क्योंकि वो गर्भ में सीखा है। इसीलिए पहले जो हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हुए, उन्होंने गर्भ संस्कार के बारे में भी बताया है। इसीलिए गर्भधारण के समय, गर्भधारण के पूर्व, गर्भधारण के बीच में संस्कार करवाए जाते हैं, गर्भाधारण संस्कार, जिससे कि बच्चे के मन मस्तिष्क में सुपर कॉन्शियस का विकास हो। सुपर कॉन्शियस कहने का मतलब कि ईश्वरीय सत्ता विराजमान हो, अच्छे संस्कार के साथ वो जन्म ले। तो जो योग है वो इस लेवल तक भी हमारे बेबी को, जो फीटस के अंदर पल रहा है, जो भ्रूण का विकास हो रहा है, वो अंदर विकास करे, उसकी मानसिकता अच्छी हो, अच्छे संस्कार लेकर पैदा हो। इन सारी चीज़ों में योग वहाँ तक कार्य करता है। तो अब हम आज के प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि किस लेवल पे योग सहायता करता है प्रेगनेंसी में। अब सबसे पहले हम छोटे छोटे आसन, क्योंकि इस समय जब स्टार्टिंग होता है तो जॉइंट्स पेन होने शुरू होते हैं, किसी किसी लेडीज़ का कमर दर्द भी होता है और उनके मसल्स में पेन होते हैं, मसल्स फटीग होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे आसन से शुरुआत करेंगे। लेकिन हमेशा प्रेग्नेंट लेडी इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि जब भी वो आसन का प्रैक्टिस करे तो अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर करे। यदि वो सलाह दे तभी करे, नहीं तो नहीं करे। और सेकंड थिंग ये भी ध्यान रखना है कि अपना लेवल देखना है कि मैं किस लेवल तक कर सकता हूँ। जितना कंफर्टेबल हूँ आप उतना ही करें। जैसे अभी जो मैं बताऊंगी उसमें भी यदि यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट वुमेन होंगी जो अभी देख रही होंगी तो उतना ही झुकने का, आगे पीछे झुकने का प्रैक्टिस करेंगी जितना उनके लिए सूटेबल है, इससे ज़्यादा नहीं। और यदि आप कर रहे हैं तो कभी भी अकेले प्रैक्टिस ना करें, किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर के सामने, जो योग को अच्छे से जानता है, कहने का मतलब योग गुरु, जो योग को जानता है, प्रैक्टिस करता है, आप उनको समझा सकता है, वैसे ही योगा इंस्ट्रक्टर के सामने, योगा थेरेपिस्ट के सामने आपको प्रैक्टिस करना है, अकेले में नहीं करना है। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नेक रोटेशन से, क्योंकि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस, ये है हमारा नेक, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है
जो तनाव होती है, इन चीज़ों को दूर करने के लिए जो ऐंठन होता है, हम नेक रोटेशन करते हैं। तो सबसे पहले बैठने का स्थिति देख लेंगे। हाँ, या तो जिस पोस्चर में आप कंफर्टेबल हो, या पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में एक पैर जांघ के ऊपर और दूसरा पैर नीचे रहेगा। मैं दिख रही हूँ ना? या सुखासन, जैसे आप नॉर्मली आलती पालती लगाकर बैठते हैं, या फिर अर्ध सिद्धासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पद्मासन में बैठ रही हूँ। यदि आपके साथ पॉसिबल है, आप बैठ सकते हैं तो बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस तरह से रखेंगे घुटने पर और करेंगे नेक रोटेशन। नेक रोटेशन करते हुए ध्यान रखना है कि आपकी आंखें खुली हो, बंद ना हो। श्वास लेंगे, टेक अ डीप ब्रीथ इन, टेक अ डीप ब्रीथ आउट। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे, गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे। श्वास लेते हुए फिर से बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बैक साइड। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करना है। ये था नेक रोटेशन। इसके साथ आप फुल रोटेशन भी कर सकते हैं। नेक रोटेशन का फुल रोटेशन इस तरह से, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। कम से कम 3 बार करना है और दोनों साइड से करना है, बाईं तरफ से भी और दाईं तरफ से भी। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी करें तो दोनों ओर से करें। आंखें खोल के इसीलिए इस अभ्यास को करना है, क्योंकि आंख बंद करने के बाद चक्कर आने के चांसेस होते हैं कि आपको चक्कर आने लगेगा, सिर घूमने लगेगा। इस प्रैक्टिस को करने के बाद इस तरह से हाथ रब करके और गर्दन को सेक लगाना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अभ्यास को करेंगे हम। इसके लिए दोनों पैर को सामने खोल लेंगे। इसके लिए दोनों पैर को सामने खोल लेंगे और श्वास छोड़ते हुए अंगुली नीचे, पादोंगुली नमन इसको बोलते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। 1 2 1 2 1 2 1 2। इसके बाद ये है गुल्फ नमन। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे हो सके नीचे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये क्या करता है, जो पैरों में तनाव आते हैं, दर्द आते हैं, दर्द होता है, उसको दूर करता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में ये जॉइंट्स पेन होते हैं और स्टार्टिंग में बोला जाता है कि जब भी हम योग प्रैक्टिस का अभ्यास करें तो इन सूक्ष्म व्यायाम को, जो छोटे छोटे हैं जिन्हें सूक्ष्म व्यायाम बोला जाता है, उन्हें अवश्य ही करना चाहिए।
कम से कम 5 बार इस अभ्यास को करना है। ये था गुल्फ नमन। आगे के प्रैक्टिस को करेंगे हम, जिसको बोलते हैं चक्की चलासन। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए दोनों पैर को आप खोल लें, जितना पॉसिबल हो उसके हिसाब से हम जितना खोल सकते हैं। अपने आप के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना आप ओपन कर सके उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। दोनों हाथ को सामने लाएंगे, इस तरह से अंगुली को इंटरलॉक करेंगे और जैसे कि चक्की चलाया जाता था इस तरह से चक्की को चलाना है और आगे उतना ही झुकना है जितना कि आपके पेट पे असर ना पड़े। ऐसा नहीं है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा झुक जाए, अपनी कैपेसिटी से कम झुकना है। मीन्स जितना आप कंफर्टेबल हैं। कुछ लोग हैं जो पहले से योग प्रैक्टिस में है तो वो हो सकता है पूरा भूनमन लगा लें, पूरे पेट को नीचे रख लें, लेकिन जो अभी नए नए हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ही योगा प्रैक्टिस शुरू किए हैं, वो अपने अकॉर्डिंग शुरू करेंगे, अपने शरीर को देखते हुए, अपने बेबी को देखते हुए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो हम इसका अभ्यास करेंगे, हाथ को इंटरलॉक करेंगे, श्वास लेते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाना है, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। 2 3 और अभी मैंने बताया था कि कोई भी आसन का अभ्यास करें तो दोनों साइड से करें, तो अभी हमने इस तरफ से किया, अभी दूसरे साइड से करेंगे। 1 2 3। ये था चक्की चलासन। ये क्या करता है, इस पार्ट को जो पेल्विक रीजन है और हमारे हिप पार्ट हैं उसको ठीक करता है। ठीक करने का मतलब ओपन करता है। जब डिलीवरी होने का टाइम होता है तो ये जो सारे आसन्स होते हैं इस पार्ट को ओपन करता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ऐसे आसन्स का ही सिलेक्शन करना है जो हमारे इस रीजन को, जो हमारा पेल्विक रीजन है, उसको मजबूती प्रदान करे और उसमें रिलैक्सेशन लाए। जो हमारे मसल्स हैं, टाइट हैं, उसको मुलायम करे और नॉर्मल डिलीवरी में सहायता प्रदान करे। अब इसको हम फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में ही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो हमारा स्टमक होता है उसका साइज बढ़ा नहीं होता है, क्योंकि 3-4 महीने के बाद यदि देखें तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके स्टमक का साइज बढ़ जाता है, लेकिन जब फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में होते हैं तो नॉर्मल होता है। तो उसी समय इस आसन का अभ्यास करना है, उसके बाद नहीं करना है। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और पॉसिबल है तब करें, नहीं तो नहीं करें। अब आगे का प्रैक्टिस करेंगे। इसको कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। ये कैसे करते हैं, दोनों पैर को सामने करेंगे इस तरह से सटा हुआ, और दोनों हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। यदि आप इतना झुक पा रहे हैं तो इतना ही झुकेंगे, इतना झुक रहे हैं तो इतना ही झुक पाएंगे। जितना मान लो आप इतना करते हो, इतना हो रहा है आपसे तो आप इतना ही करेंगे, ज़्यादा झुकने का प्रयास नहीं करेंगे। तो फिर से करेंगे इसका अभ्यास। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
ये क्या था? पश्चिमोत्तान आसन। अब ये देखिए, आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो पेट पे असर करने वाला है, पेट दबने वाला है, तो हो सकता है नुकसान हो। पर ये नुकसान नहीं करता, बल्कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं हमारे पेट के अंदर, बहुत सारे अंग हैं, तो जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उसको टोन करता है, मीन्स उसको जो बंद पड़े हैं, इसीलिए योग आसन का अभ्यास भी किया जाता है, ताकि जो हमारे अंदर के ऑर्गन हैं वो बंद पड़े हैं, सुस्त पड़े हैं, तो उसमें कुछ चेंजेज आए, वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सके। जैसे कि एक मशीन की बात करें हम, तो यदि काफ़ी दिनों तक उसको यूज नहीं करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, बंद पड़ा रहता है। वैसे ही हमारा बॉडी भी क्या है? एक मशीन है। ऐसा मशीन है जो उस ईश्वरीय सत्ता ने बनाया है। यदि हम इसको यूज नहीं करेंगे, बंद पड़ा रहेगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इसीलिए आजकल इतने जो तकलीफ होते हैं, घुटने दर्द होते हैं, फिर कमर दर्द होते हैं, क्यों? क्योंकि बैठे बैठे लोग काम करते हैं, मशीन आ गए हैं, एक फिंगर दबाना है, सारे काम को कर देना है। तो हमारे जो मशीन है वो बंद पड़ गए, क्योंकि हम लोग कृत्रिम मशीन पे लगे पड़े हैं और अपने मशीन को बंद कर दिए हैं। तो हमारी मशीन सुचारू रूप से चल सके, इसीलिए योग आसन का अभ्यास करते हैं। तो जो पश्चिमोत्तान आसन है, इसीलिए हमने किया कि जो हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन है वो सही से कार्य कर सके, और साथ ही ये हमारे बैक, जो ये बैक है, इसको भी टोन करता है, उसको, उसके दर्द को भी ठीक करता है, क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी में कमर दर्द भी होते हैं। क्लियर? अब आगे अगले अभ्यास को करेंगे हम, वो है अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन करने के लिए क्या करते हैं? एक पैर को सामने खोल देते हैं, दूसरे पैर को उठाकर दूसरे पैर के जांघ पर रख देते हैं जो सामने खुला है। एक हाथ से इस भाग को पकड़ते हैं, एक हाथ यहाँ होता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं और श्वास लेते हुए ऊपर। ये क्या है? अर्ध तितली आसन। इस तरह से इस क्रिया को करते हैं। 3-3 बार दोनों पैर से करना है। जैसे एक पैर से किए, फिर दूसरे पैर से करेंगे, दूसरा पैर सामने और जो पैर खुला था उसको मोड़ के नीचे रख देते हैं। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे दबाना है और श्वास लेते हुए ऊपर करना है। छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे और लेते हुए ऊपर। ये क्या है? अर्ध तितली आसन। आगे करेंगे पूर्ण तितली आसन। इसके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है, प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा आसन बताया जाता है। इसमें दोनों पैर को इस तरह से सामने रखते हैं और इस हाथ को लॉक करके पैर के नीचे लगा देते हैं और अपने आप को जितना सीधा रख सकते हैं, मीन्स सीधा बैठने की कोशिश करेंगे। और ये जो अभ्यास है ये पूरे 9 मंथ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे जो इसकी स्थिति है बैठने की, इसमें ये पूरे पार्ट को, जो हिप का पार्ट है, जो पेल्विक रीजियन है, पूरे पार्ट को ओपन करने का कार्य करता है। साथ ही यहाँ पे जो मसल्स हैं वो टाइट हो चुके हैं, उसको भी सॉफ्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो हम करेंगे पूर्ण तितली आसन। दोनों हाथ को लॉक करके और पैर के नीचे लगाएंगे। इसको उठाना है, नीचे करना है, बिल्कुल तितली की पंखुड़ी की जैसे। 1 2 1 2। इसके चाहे तो स्पीड में भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में हैं, इनिशियल फेज में हैं, अभी भी आपने करना शुरू किया है, तो धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये है पूर्ण तितली आसन।
इसको चाहे तो आप 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये जो फिट पॉइंट है उसको, जो हिप पॉइंट है उसको मसाज करता है, टोन करता है, क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे, यदि कोई अभी साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे जो हमारा हिप रीजन है उसको भी टोन कर रहा है, मीन्स वहाँ भी मसाज कर रहा है, उसको मजबूती प्रदान कर रहा है। साथ ही ये जो हमारे नी के पॉइंट है, घुटने के पॉइंट हैं, घुटने हैं, उसको भी मजबूती प्रदान कर रहा है। इसीलिए इस आसन का अभ्यास जो है वो बेस्ट बताया गया है। तो इसका अभ्यास करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये बहुत नीचे है, मान लो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, यदि आप पॉसिबल है आपके लिए तो। आपका बॉडी आपको साथ देता है, आपका बॉडी, तभी आप करेंगे, नहीं तो जितना पॉसिबल है उतना करेंगे। इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखें, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा प्रेगनेंसी के दौरान जब आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं तब, कि हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही कार्य करें, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। यदि बीच में थकान आ जाए करते हुए तो आप इस तरह से बैठकर रिलैक्स भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। पैरों में तनाव आ गया हो तो आप इस तरह से कर पैरों के तनाव को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में थकान बहुत जल्दी होती है। तो इस थकान को दूर करने के लिए आप लंबी गहरी सांस लेकर ठीक कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। चलिए नेक्स्ट आसन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आसन के लिए सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए एक पैर को उठा के, अब ये एक पैर या तो आप ऐसे तो यहाँ रखना होता है, लेकिन यदि पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा नीचे या फिर घुटने के पास रखेंगे। इस तरह से दोनों हाथ को सांस लेते हुए ऊपर करेंगे और एक जगह कंसंट्रेट करेंगे। इससे क्या होता है, आपके माइंड में संतुलन बढ़ता है, तो आपके बच्चे के माइंड का भी संतुलन बढ़ता है। मीन्स उनका कंसंट्रेशन पावर, अटेंशन, उसका इंक्रीज होता है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बगल में और नीचे, देन पैर नीचे। ये क्या था, वृक्षासन। आगे करेंगे तड़ासन। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप करेंगे या फिर दोनों पैरों को सटाकर भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसा आपके लिए सूटेबल हो। थोड़ा दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे, दोनों हाथ को इस तरह से सामने लाएंगे, लॉक करेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर
श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह चीज आपको ऊपर जाने देगी। दोनों पैरों को उठाने में प्रॉब्लम हो तो बगैर उठाए भी श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास लेते हुए नीचे आएंगे। ये क्या है? ताड़ासन। एक बार पुनः करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे। ये क्या करता है? अभी मैंने बताया कि मानसिक संतुलन बनाता है, कंसंट्रेशन पावर बनाता है, साथ ही साथ हमारे हाथ और पैरों के मसल्स को भी टोन अप करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, उसके तनाव को, ऐंठन को दूर करता है। इसीलिए इस आसन का अभ्यास बताया गया है। आगे करेंगे नेक्स्ट आसन, जिसको कि बोलते हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप करेंगे। इस तरह से जितना पॉसिबल हो, जितना आप कर सकते हैं। दोनों हाथ को बगल में खोलेंगे और एक पैर बायां पैर आगे की ओर और दूसरा पैर पीछे की ओर और इस तरह से झुकते हैं। ये क्या है? वीरभद्रासन। आप पोज देख सकते हैं। पुनः दूसरी तरफ करेंगे। दाएं पैर के साथ हाथ इसी कंडीशन में बना रहेगा। पीछे का पैर, आगे का पैर सामने की ओर और पीछे का पैर इस बल में और इस तरह से झुकेंगे। ये है वीरभद्रासन। ये क्या करता है? हमारे एंकल, नीज को स्ट्रेंथन मींस शक्ति प्रदान करता है। शोल्डर, जो हमारे शोल्डर है, इसको भी मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ ये इस पार्ट को मींस पेल्विक रीजन को, हिप पार्ट को मजबूती प्रदान करता है। प्रेगनेंसी में हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी आसन करें वो इस रीजन में मजबूती प्रदान करे, उसके मसल्स को टोन करे, ताकि डिलीवरी के टाइम और बच्चे जो हमारे गर्भ में पल रहे हैं वो ठीक से रहे। इसी बात का ध्यान रखते हुए सारे अभ्यास को हम करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आसन का अभ्यास करेंगे, जिसको बोलते हैं साइड एंगल पोज। इसके लिए क्या करना है? दोनों पैरों के बीच में गैप, जितना आप जा सकते हैं। नीचे झुकना है, कमर से झुकना है, ना कि गर्दन से झुकना है, इधर से झुकना है। पीठ में हंच नहीं आना चाहिए। दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे, नीचे झुकेंगे 90 डिग्री, दोनों हाथ बगल में। एक हाथ से दाएं हाथ से बाएं पैर को टच करेंगे, दूसरा हाथ ऊपर और उसे अंगूठे को देखने का प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे हाथ को अंगूठे को देखने का प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे साइड करेंगे। त्रिकोण आसन, इसको बोलते हैं त्रिकोण आसन। यदि आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है, आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना पॉसिबल हो इस तरह से झुक के और सिर्फ हाथ को आप इस कंडीशन में भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा झुकें या फिर पूरा नीचे झुककर पैर को, दोनों हाथ को ऊपर, जो कंडीशन बताया गया इस अकॉर्डिंग करें। आप जितना कर सकते हैं उतना करें। ये क्या था? त्रिकोण आसन। आगे करेंगे हम साइड एंगल पोज। साइड एंगल पोज कैसे करते हैं? इसके लिए दोनों पैर को आपस में सटा लेंगे, बायां हाथ ऊपर, बायां हाथ ऊपर, श्वास लेते हुए बायां हाथ ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी
तरफ झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास लेते हुए दायां हाथ ऊपर और बाएं तरफ झुकेंगे। श्वास लेते हुए छोड़ते हुए हाथ बायां हाथ दायां हाथ नीचे, पुनः श्वास लेते हुए बायां हाथ को उठाएंगे और दाहिनी ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए बायां हाथ नीचे, श्वास लेते हुए दायां हाथ ऊपर, हाथ जो होगा उसको कान से सटा हुआ रखेंगे, ना आगे ना पीछे, सीधा रहना है। जितना आप झुक सकते हो, इतना झुक रहे हो तो इतना ही झुकना है, ज्यादा नहीं। यदि आप इतना ही झुक रहे हो तो इतना ही। यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज्यादा झुकने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप करेंगे, कंधे के शोल्डर लेवल जितना, दोनों हाथ को ऊपर इंटरलॉक करेंगे, इसे भी पलट देंगे आकाश की ओर। इसको भी साइड एंगल पोज ही कहते हैं। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकेंगे, श्वास लेते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी करें दोनों साइड से इक्वल नंबर में करें। ऐसा नहीं है कि एक साइड से 2 बार किया तो दूसरे साइड से 1 बार करके छोड़ दिया। जो भी करना है दोनों तरफ से इक्वल नंबर में करना है। तो अभी हमने क्या किया, साइड एंगल पोज, क्लियर। आज के आसन ऑलमोस्ट यहीं पे खत्म हो रहे हैं। इसके आगे अभी और मैं बताऊंगी, प्राणायाम वगैरह 1-2 आसन और हैं, वो देखेंगे हम। इस आसन को हम बोलते हैं वज्रासन। इसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आप इसको देख सकते हैं कि दोनों पैर ये थाई के नीचे होगा और इस पे बैठना है। इसे बोला जाता है वज्रासन। यदि इस तरह से बैठने में प्रॉब्लम है तो जो योगा ब्लॉक होते हैं या फिर पिल्लो है तो आप पिल्लो के साथ भी कर सकते हैं, कुशन के साथ भी कर सकते हैं। पिल्लो या कुशन है तो कुशन या पिल्लो के साथ भी यहाँ पे लगाकर, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, यदि होता तो मैं करके बताती। तो यहाँ पे आप योगा ब्लॉक को भी रख सकते हैं यदि प्रॉब्लम है तो। यदि नहीं है तो आप नॉर्मली, वैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस आसन को, वज्रासन को करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। ये खाने को जल्दी पचाता है, आप सभी को पता होगा। साथ ही साथ हमारे हिप को ओपन भी करता है, ठीक है। आगे करेंगे नेक्स्ट आसन, जिसको बोलते हैं मार्जरी आसन या फिर कैट पोज। इसको करने के लिए इसी आसन में इस तरह से आ जाना है। जो हमारा हाथ होगा वो शोल्डर लेवल पे होगा। श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो हमारे पीठ का भाग जो होगा वो ऊपर आएगा और श्वास छोड़ते हुए नीचे, नीचे में हमारा जो पीठ और पेट का रीजन है वो नीचे और गर्दन ऊपर। ये है मार्जरी पोज। कमर दर्द के लिए बेस्ट आसन बताया गया है, इसीलिए ये इस दौरान करने के लिए बताया गया है। ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे,
श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये क्या था? कैट पोज या मार्जरी आसन इसको कहते हैं। ये क्या करता है? तो जो हमारे कमर दर्द के लिए मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा आसन है। साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस होता है तो बेस्ट आसन बताया गया है स्ट्रेस रिलीज के लिए। स्ट्रेस बस्टर इसको बोला जाता है, मीन्स स्ट्रेस को ख़त्म करने वाला आसन है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो 2 आसन, इसमें सारे आसन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो 2 आसन हैं, तितली आसन, पूर्ण तितली आसन और ये मार्जरी आसन, अवश्य ही करना चाहिए स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए और हमारे पेल्विक रीजन को ओपन करने के लिए। इन 2 आसनों का अभ्यास आप सभी को रेगुलर करना चाहिए और आप इसका अभ्यास पूरे 9 मंथ तक कर सकते हैं। बाकी के आसन सूक्ष्म व्यायाम वो भी आप 9 महीने तक कर सकते हैं। और जो मैंने खड़े होने वाले आसन बताएं तो उसके लिए आप ये जो स्पेसिफिक थे, मीन्स 3 मंथ तक ही इसको कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आज का सबसे लास्ट आसन है वो है शवासना। शवासना जो सबका प्रिय आसन होता है, फेवरेट होता है, जो रिलैक्सेशन देता है हमारे शरीर को, हमारे मन को पूर्ण रूप से शांत करता है। इसके लिए क्या करना है? तो शरीर लेट जाना है, चित्त पीठ के तरफ से। एक बार मैं ये करके बताती हूँ। पूरी तरह से दोनों पैर सामने और इस तरह से लेटकर दोनों हाथ आकाश की ओर, दोनों पैरों के बीच में गैप, हाथ आकाश की ओर, ऊपर की ओर। लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। जितनी भी आसन करते हुए थकान आई है उसको इस आसन के द्वारा दूर करने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इसे क्या बोला जाता है? शवासन। इसको कोई भी आसन करने के बाद करने के लिए बताया जाता है। ये हमारे शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है। आगे अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो कि क्या करता है? हमारे मन से जितने भी नेगेटिविटी हैं उसको दूर करता है। प्राणायाम मीन्स, यदि इसको हम तोड़ के देखें तो प्राणायाम प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स श्वास, जो हम श्वास लेते हैं उसी को ही प्राण बोला जाता है। तो जितनी श्वासों की गिनती है उतने ही प्राण हैं। जिस दिन ये श्वास की गिनती टूट जाती है उस दिन हमारा जो जीवन है उसका भी अंत हो जाता है। तो इस प्राणों की सुरक्षा के लिए ही, इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए ही प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन का फ्लो हमारे पूरे शरीर में हो, इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। साथ ही साथ ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी से हो, इसके लिए भी प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तो हम अभी सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप सुटेबल पोस्चर में बैठ जाएं, जो भी आपको सूट करे या फिर जिसमें आप कंफर्टेबल हों। यहाँ पे मैं पद्मासन में बैठ रही हूँ। करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए जो बायां हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में और उसको घुटने पे रखेंगे, और जो दायां हाथ है उसको प्रणव मुद्रा में रखेंगे। ये है प्रणव मुद्रा। इस तरह से आंखें बंद रखेंगे प्राणायाम के अभ्यास के दौरान।
नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए फर्स्टली बाएं नाक से 3 टाइम्स, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 3 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करेंगे। अगेन जो ये हमारा रिंग फिंगर है, इससे बाएं नासिका को बंद कर राइट नॉस्ट्रिल से अपने अंगूठे को हटा लेना है और दाएं नाक से राइट नॉस्ट्रिल से 3 टाइम्स श्वास लेना है और छोड़ना है। आप दोनों हाथ इस तरह से हटाकर दोनों नाक से श्वास लेंगे और मुंह के द्वारा श्वास को छोड़ देंगे। ये एक राउंड हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। ठीक, इसकी क्रिया कैसी बताई गई, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 3 टाइम्स श्वास लेना है और श्वास को छोड़ना है। पुनः राइट नॉस्ट्रिल से 3 टाइम्स श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। अगेन दोनों नासिका से श्वास लेंगे और माउथ से, मुंह से छोड़ देंगे। तो इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए। स्टार्ट करेंगे। ये क्या था, नाड़ी शोधन प्राणायाम था। ये क्या करता है, तो जो नासिका है उसको ईड़ा और पिंगला नाड़ी बोलते हैं। ठीक, जो 2 नासिका हैं, 2 छिद्र हैं, उसमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी है। यदि साइंस से जोड़ें तो नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये बैलेंस करता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस कर उसको सुषुम्ना में प्रवेश करवाता है। यदि योग की बात करें तो ईड़ा और पिंगला को संचालित करते हुए प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित कर जो कुंडलिनी जागरण होता है उस ओर अग्रसर हुआ जाता है। अब इसको इन शॉर्ट बोले तो मोक्ष की, शांति की प्राप्ति में भी ये सहायता होता है। लेकिन ये बहुत ही इनिशियल फेज है, इसको हम आगे करने के लिए बहुत लंबा प्रयास किया जाता है। हम यहाँ पे समाधि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो ये अभ्यास कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं ताकि हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है वो अच्छे से हो, उसमें हमारा मन मस्तिष्क शांत रहे, सुरम्य रहे। इसीलिए हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। तो हमने अभी नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखा। इसके आगे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करने के लिए बायां हाथ जो है वो ज्ञान मुद्रा में बाईं तरफ और जो दूसरा हाथ है वो प्रणव मुद्रा में इसी तरह से रखेंगे। इसमें बाईं नासिका से श्वास लेना है और दाईं नासिका से छोड़ देना है। बाईं नासिका से लेंगे, आंखें बंद, और दाईं से छोड़ देंगे। फिर दायां से लेंगे और बाईं से छोड़ देंगे। बायां से लेंगे
और दायां से छोड़ देंगे। मीन्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। ये अल्टरनेटिव प्रोसेस है अनुलोम विलोम का। ये क्या था? अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमें रिलैक्सेशन प्रदान करता है, मन को शांति प्रदान करता है, इसीलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है। इसको आप चाहे तो 10 मिनट 15 मिनट अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जिसमें कैसे करते हैं, तो दोनों दांत इस तरह से सटा हुआ होता है और जो जीभ है वो दांत से अलग होता है। दोनों इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करते हैं। जो दांत की कंडीशन मैंने बताई वो होगी आंखें बंद, और भ्रमर का गुंजन, जैसे भौरा गुंजन करता है उसी तरह से गुंजन करेंगे। तो करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये बच्चों के लिए और साथ ही साथ माँ के लिए। क्यों? क्योंकि जो भ्रामरी प्राणायाम है वो हमारे मेमोरी पावर को, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और जितने भी स्ट्रेस हैं, सर में दर्द वगैरह होता है उसको भी दूर करता है। ब्लड तक सिर तक ब्लड को ले जाता है, उसके सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखता है। इसके लिए हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ से अंगुली से कान को बंद कर लेंगे, आंखें बंद, भौरे का गुंजन करेंगे। पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। ये हमारे पूरा जो ब्रेन रीजन है, यदि आप इसको अच्छे से फीलिंग के साथ, गुंजन के साथ, भौरे की गुंजन के साथ करते हैं तो उस आवाज़ का जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वो पूरे इस भाग में होता है। यदि आप उसको प्रॉपर नियम के साथ, जो इसकी टेक्निक बताई गई है, करेंगे तो उसका गुंजयमान आपके पूरे सर में होगा। वो बताता है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बना रहा है, हमारे मेमोरी ग्लैंड को, जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं उसको मजबूती प्रदान करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है। आगे करेंगे प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम
जो गायत्री परिवार के फाउंडर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, उन्होंने बताया है। शायद आपको ये कहीं मिले भी या ना भी मिले। तो इसे करने के लिए आप किसी भी स्थिति में बैठ जाएं। अभी मैं अर्ध सिद्धासन की स्थिति में बैठी हूँ। दोनों हाथ को घुटने पे इस तरह से खोल के और पलट के रख देना है। आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। श्वास लेते हुए फील करना है, सोचना है कि बाहर की जो अच्छाई है, जो वातावरण में फैले हुए सूक्ष्म कण है, जो ईश्वरीय सत्ता है, वो हमारे श्वासों के माध्यम से हमारे भीतर जा रहा है। और श्वास छोड़ते हुए ऐसा अनुभव करना है कि जो दोष, दुर्गुण, रोग हमारे शरीर के अंदर है, जो ईर्ष्या, द्वेष हमारे मन में रचा बसा है, वो बाहर आ रहा है। बाहर की उजली उजली घटाएं, आसमान की जो सफ़ेद शीतल युक्त वातावरण है, वो श्वास के माध्यम से अंदर जा रहा है। जो सफ़ेद बादल है, उसकी पॉजिटिविटी, शक्ति हमारे अंदर जा रही है। सूर्य की किरण, उसे हम सोख रहे हैं। हमारे मन मस्तिष्क में जो है वो सूर्य की तपन, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की तरह ओज भीतर प्रवेश कर रही है। इसी भाव के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम को करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते हैं और लंबी गहरी श्वास को छोड़ते हैं। इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेना है और छोड़ना है। अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको बाहर निकाल देना है। दोनों हाथों को अंत में रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे। मैं जो बता रही हूँ, यदि इसके अलावा भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हाँ जी, गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में है प्राणाकर्षण प्राणायाम। बिल्कुल सही आपने बताया गिरवर साहू जी। यदि कोई सजेशन हो, कुछ बोलना चाहे या कुछ पूछना चाहे तो आप भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे करेंगे मेडिटेशन, ध्यान, जो कि सबसे उत्तम है। अभी हमने आसन, प्राणायाम और अब ध्यान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इन तीनों में जैसे सीरीज है, तो सीरीज इस तरह से ले सकते हैं कि आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद जो मेडिटेशन है वो सुपीरियर है। सुपीरियर कहने का मतलब जो मेडिटेशन है वो मानव चेतना को, मीन्स हमारी चेतना को, हमारी शक्ति, जो हमारे सोचने की शक्ति है, वो ईश्वरीय सत्ता जो है, सुपर कॉन्शस जो है, उस लेवल तक मेडिटेशन ले जाता है। मीन्स सुपर कॉन्शियस लेवल को, हमारे कॉन्शियस लेवल को सुपर कॉन्शियस लेवल से मिलाने की चेष्टा करता है। तो वो कौन करता है? मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना से मिला सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं। और इसके द्वारा
जो हमारा फीटस या फिर जो बेबी डेवलप हो रहा है हमारे अंदर, उसके मन को या फिर उसके चरित्र को, उसके व्यवहार का हम विकास कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन हम लोग कई टॉपिक पे कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी बताई गई है कि जिसके माध्यम से मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। या तो उसको आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। जो मैंने शवासन बताया था, शवासन के दौरान लेटे लेटे भी आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आप या तो अपने शरीर के किसी अंग का ध्यान कर सकते हैं, या फिर अपने श्वास प्रश्वास पे, मीन्स आती जाती श्वास पे भी ध्यान कर सकते हैं। बाहर में सूर्य की आभा पे, चंद्रमा पे, झील आदि पे, पशु पक्षी की आवाज़ पे, इस तरह की चीज़ों पे, नदी की आवाज़ पे कर सकते हैं। तो अभी मैं बस 5 मिनट का मेडिटेशन करके दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। आप किसी भी अपने कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी में भी। यदि बैठ नहीं सकते, बहुत देर थक गए हैं, तो लेट के भी मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे। जो हाथ है उसको आप ध्यान मुद्रा में इस तरह से बाएं हाथ के ऊपर, दायां हाथ को गोद में रख ले। ये आपका मेडिटेशन ध्यान मुद्रा होता है। इस तरह से हाथों को रखने से ध्यान की स्थिति क्या होती है? सुदृढ़ होती है। तो आप ध्यान करने के लिए इस स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद। अभी हम जो ध्यान करेंगे वो पशु पक्षी की आवाज़ और चिड़ियों की चहचहाहट, झरनों की कलकल पे अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। आप इस तरह से यदि करना, तो सारे अभ्यास गुरु के सामने ही है, समीप ही है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं तो आप म्यूजिक लगा सकते हैं मोबाइल में या जो भी है आपके पास। नहीं तो अपने आप ही चिंतन करना है। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, आउट। अपने अंग, पैरों से लेकर सर तक के अंगों को देखेंगे, आंखें बंद करके, खोल के नहीं, आंखें बंद करके ध्यान का अभ्यास करेंगे। पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक के अंगों को सोचना है, आंखें बंद करके सोचना है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही ईश्वरीय सत्ता है। जो ईश्वर है वो हम में है या मेरे में है, जो मुझ में है वो ईश्वर में है। मैं सब जगह वही व्याप्त है। ईश्वर ने मुझे बहुत ही अकल्पनीय, मीन्स जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वैसा मानव शरीर, मन मस्तिष्क दिया है। अपने प्रत्येक अंग पे विचार करते हुए अपने चेतना को उस जंगल में ले जाना है, उस वन में ले जाना है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, झील है, झरने हैं, नदी है, पक्षी हैं, कलकल की आवाज़ आ रही है, पशु पक्षियों की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की चहचहाहट आ रही है। अपनी चेतना को उस लेवल तक ले जाना है, ऐसा फील करना है मेडिटेशन के दौरान कि आप वहाँ पहुँच गए हैं, आप वहाँ घास पे लेटे हैं। आपका शरीर यहाँ नहीं बल्कि उस जंगल में है।
आप उनके बीच में हैं, आपको कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं आप, कोई तनाव नहीं है, बहुत ही खुश हैं। जो आपका बेबी आपके अंदर पल रहा है वो एक अच्छा बालक होगा। इसी भाव के साथ अपने गर्भ का आप ध्यान कर रहे हैं, अपने होने वाले बेबी का ध्यान कर रहे हैं। आप उसे एक सुसंस्कारवान, सफल, ईमानदार व्यक्ति बनाना चाहते हैं, उसमें अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं। इसी भाव के साथ वहाँ जितने भी आवाज़ आ रहे हैं उसको सुनना है, उसको फील करना है। फिर धीरे धीरे वहाँ से अपने आप को वापस लाना है, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार से वापस आना है। अपनी चेतना को उस वन से, उस जंगल से निकाल कर अपने शरीर पे पुनः स्थापित करना है। फिर से अपने अंगों को देखते हुए वापस वहीं आ जाना है जहां आप बैठे हैं या लेटे हैं। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों में, अपने शरीर के अंगों में गति देंगे। धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे, हाथ पैर को हिलाएंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, आँखें खोलेंगे और लगाएंगे। ये था मेडिटेशन का एक छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप इस तरह से घर में करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेडिटेशन सबसे बेस्ट पार्ट है कि यदि कोई महिला है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं आप योगासन का अभ्यास नहीं कर सकते, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप बैठकर प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मेडिटेशन और प्राणायाम होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं और हमारा मन भी वैसा ही करता है। तो जो चीज़ें हमें आसन से मिलेगा वही चीज़ें हमें प्राणायाम और मेडिटेशन से भी मिल सकता है। हमारे अंगों में जितने मोशंस हुए, जो हमारे आंतरिक अंगों में जितने मोशंस हुए आसन को करने के बाद, सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने से हम उन आसनों का बेनिफिट भी पा सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? तो जब हम प्राणायाम करें या मेडिटेशन करें तो हमारा पूरा फोकस उस अंग पे हो। जैसे कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हमारा जो प्रेगनेंसी हो वो अच्छे से हो, उसमें कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस चीज़ पे ध्यान करके करेंगे तो हमारे बेबी का जो मन होगा वो शांत होगा, धैर्यवान होगा बच्चा। इस तरह की चीज़ें उसमें डेवलप होगी। तो आशा करती हूँ कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप कुछ कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो शांति पाठ के साथ यहीं पे आज का सेशन एंड करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। कोई सजेशन? साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूँगी, हमारी एकेडमी है, यदि आप नेट योगा के स्टूडेंट हैं, योग के स्टूडेंट हैं, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी एकेडमी है विवेकानंद योग एकेडमी। आप उसको गूगल प्ले से इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर दोनों पेपर की, फर्स्ट और सेकंड पेपर की क्लासेस चलती है, तो वहाँ पे आप लेक्चर ले सकते हैं यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा ये सेकंड बैच चल रहा है, लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था और मैं वहाँ पे एज अ लेक्चरर वर्क करती हूँ। तो आप पर्सनली भी या फिर हमारे ग्रुप मेंबर से या फिर जो
राजमाता अहिल्या योग केंद्र है उनके माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे समय दिया, अपना स्लॉट मुझे दिया, अपना टाइम दिया कि मैं यहाँ पे आई और आकर थोड़ा सा बता पाई। पता नहीं कितना, मतलब आपने सीखा नहीं सीखा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु मीना जी, जो आपने हमें मौका दिया। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, आंखें बंद, शांति पाठ के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। राजमाता अहिल्या योग केंद्र, आप सभी का दिन मंगलमय हो।